हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोलॉजी 5th सेमेस्टर की। पोरी फेरा चल रहा था, इसका पहला लेक्चर जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन का आपको मिल गया होगा। ठीक है, मिल गया है, शायद आप लोग उसको देखे भी हों। तो अभी हम सेकंड लेक्चर को पढ़ेंगे। बीएससी 5th सेमेस्टर जियोलॉजी यूनिट फर्स्ट पोरी फेरा का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में जनरल कैरेक्टर जो भी स्पॉन्जेस के होते हैं पोरी फेरा के, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिए थे। उसी में हमने बताया था स्पिक्यूल के बारे में, जो इनका स्केलेटन होता है, इंडो स्केलेटन पोरी फेरा का कंकाल तंत्र, वो किसका बना होता है? स्पिक्यूल्स का। स्पिक्यूल जो है ये दो टाइप के होते हैं, सिलिशियस और कैलकेरियस, है ना। मैंने बताया था कल आपको, कैलकेरियस जो है वो कैलकेरिया क्लास में आता है, इसी के आधार पे क्लास कैलकेरिया बनाया गया है। और सिलिशियस किसमें मिलता है? हेक्जेक्टिनिलिडा। तो आज हम पढ़ेंगे स्पिक्यूल के बारे में, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है, आज का ही टॉपिक हम स्पॉन्जेस के कवर करेंगे, क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत बड़ा है। टोटल कितनी यूनिट है भाई? यूनिट है इस बार 16 यूनिट है। तो थोड़ा सा सिलेबस जल्दी खींचने का प्रयास रहेगा, क्योंकि खींचना पड़ेगा, वरना पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा। तो आपको भी साथ साथ नोट करते जाना, नोट्स बनाने प्रॉपर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पिक्यूल का, क्योंकि ये हर वर्ष पूछा जाता है। 2007 और 17 लिखा हुआ है, बाकी हर वर्ष ये आता है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 में तो आएगा। ठीक है, आगे आपके पेपर में इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खूब बनते हैं। तो पहले हम बात करेंगे स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस, देन उसके बाद हम स्पंज जेम्यूल की बात करेंगे। किसकी? स्पॉन्ज जेम्यूल। ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होती है जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल के थ्रू अलैंगिक जनन होता है स्पंज में। और अगर टाइम ज्यादा नहीं होगा लेक्चर का, तो हम इसी में डिस्कस कर लेंगे कैनाल सिस्टम। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, पूरा लेक्चर कंप्लीट देखना है, क्योंकि तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कैनाल सिस्टम और स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे क्वेश्चन हर वर्ष आता ही आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, मैसेज है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं कि सोचते हैं बस पीडीएफ से काम चल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ पढ़ सकते हो, पढ़ लेना। बुक लोगे, बुक तो लेना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। ठीक है, फिलहाल आपको नोट्स तो जरूर अपने आप से बनानी चाहिए। बाकी आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाता है। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा हमेशा की तरह, और आगे भी जितनी क्लासेस होंगी सबका पीडीएफ वहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी नए स्टूडेंट हैं या पुराने जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर दीजिए, क्योंकि मैं हर लेक्चर में नहीं बोलता हूँ। आप लोग खुद सोचिएगा कि भाई थोड़ा सा समझते हो ना, आर्थिक रूप से चीजें सही होनी चाहिए, ताकि हम चीजें आगे और बढ़ाएं। तो आप लोगों का सपोर्ट भी हमको चाहिए, बराबर सपोर्ट आप सबका मिलता है, मिला है इससे पहले भी और आज भी मिल रहा है। तो आप लोग सभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों तक चीजें पहुंच पाए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, बिना समय वेस्ट किए स्पिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें शॉर्ट नोट आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो स्पिक्यूल्स जो होते हैं ये जनरली कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। जो कैलकेरियस है वो कैल्शियम के ही बने होते हैं, क्योंकि भाई स्केलेटन बनाना है कंकाल, तो मजबूती तो हो ही जाएगी। स्पिक्यूल्स आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ स्पाइन्स, मतलब कांटे जैसी इसमें संरचनाएं छोटी छोटी होंगी। रेज होती है, क्या होती है? रेज, इस तरीके से स्पाइन, और रेज दैट रेडिएटेड फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब अगर ट्राई एक जोन है तो एक ही पॉइंट से इस तरीके से 3 फाइन स्पाइन्स निकलेंगी या रे निकलेंगी। क्या निकलेंगी? रे। तो एक ही पॉइंट से निकल रही है ना स्पाइन्स और रेज दैट रेडिएटेड फ्रॉम अ पॉइंट। रेडिएशन तो जैसे रेडिएशन एक पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में इस तरीके से रेडिएट होती है ना लाइट, उसी तरीके से बोल सकते हो, एक पॉइंट से रेडिएट होती। दीज आर सेक्रेटेड बाय स्पेशल अमीबो
cells called scleroblast। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, यहां से जहां बता दूंगा वहां से क्वेश्चन आएगा। These are secreted by special amoebocyte cells, these are called scleroblast। ठीक है, तो ये जो है आपका अमीबोसाइट सेल होती है, स्पॉन्जेस के अंदर ही पाई जाती है। जैसे कल मैंने बताया था कि जो डर्मल लेयर होती है उनकी बाहर की आउटर डर्मल लेयर जिसको पिनेकोसाइट बोलते हैं और अंदर वाले को कोइनोसाइट्स, तो कोइनोडर्म में कोइनोसाइट सेल होती है, वैसे ही अमीबोसाइट सेल भी स्पंज में पाई जाती है। यही सिक्रेट करती हैं क्या, स्पिक्यूल। ठीक है, तो स्पिक्यूल जो है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, अमीबोसाइट्स के, जिसको हम स्क्लेरोब्लास्ट भी बोलते हैं। All kinds of spicules have a core of organic material around which is deposited either calcium carbonate or silicon। सिलिकॉन जानते हैं ना आप लोग, यस आई, सिलिकॉन और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। तो जनरली सिलिकॉन और जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ये ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट रहता है। क्या रहता है, चारों ओर से डिपॉजिट। अकॉर्डिंगली द स्पिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के हैं आपके। पहला जो है कैलकेरियस है, जो कि सिर्फ क्लास कैलकेरिया में मिलता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लास कैलकेरिया का, याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन कि कैलकेरियस स्पिक्यूल्स किस में मिलेंगे, क्लास कैलकेरिया में। पोरीफेरा का क्लास है कैलकेरिया। और सेकंड टाइप जो है वो है सिलीसियस, है ना, सिलीसियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास हेक्जेक्टेनिलिडा, किसमें, क्लास हेक्जेक्टेनिलिडा। अकॉर्डिंग टू साइज द लार्ज स्पिक्यूल्स constituting the main skeleton are called megasclerus and the smaller spicules are called microsclerus। मतलब जो बड़े वाले हैं वो मेगा, लार्ज के लिए मेगा यूज करते हैं, और छोटे वाले जो स्मॉल स्पिक्यूल्स हैं उनके लिए हम माइक्रोस्क्लेयर्स यूज करते हैं वर्ड। ठीक, अब यहाँ पे समझिए, स्क्लेयर्स मतलब क्योंकि ये स्क्लेरोब्लास्ट से सिक्रेट किए जा रहे हैं इसलिए स्पिक्यूल का नाम स्क्लेयर्स है। माइक्रो मीन्स छोटे, मतलब छोटे स्केल्स, स्क्लेयर्स मतलब छोटे स्पिक्यूल। स्क्लेयर्स वर्ड कहां से आया है, स्क्लेरोब्लास्ट, क्योंकि ये क्या है, ये इनके फादर और मदर मान सकते हो, जहां से इनकी ओरिजिन हो रही है स्क्लेरोब्लास्ट, तो यहीं से वर्ड मिला इनको स्क्लेयर्स। ठीक है, तो अबंडेंट जो मात्रा में होते हैं मैन, वो कौन से होते हैं, मेगास्क्लेयर्स। फर्दर स्पिक्यूल्स में अकर इन सेवरल फॉर्म्स, दे मे बी सिंपल रोड लाइक और मे टेक द फॉर्म ऑफ फोर्क्स, एंकर्स एक्सेट्रा। These forms depend upon the number of axes and rays present. Accordingly, they can be divided into the following types। मतलब इसमें जो रेस हैं, जैसे 3 है यहाँ पे, अभी 4 हो जाए तो टेट्रैक जोन हो जाए, 5 हो जाए पेंटैक जोन हो सकती है, सिंगल होगी तो मोनेक जोन होगी, लेकिन 2 नहीं मिलते इसमें ज्यादातर। ठीक है, 2 और 4 नहीं, 2 और 5 नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा, पेंटोक जोन नहीं होंगी, या तो मोनेक जोन होंगी, या फिर 3 होंगे ट्राइक जोन, 4 होंगे टेट्राक जोन और 6 होंगे हेक्सेक जोन बोलते हैं। ठीक है, या फिर इससे अधिक हो सकते हैं तो उसको हम पोलिक जोन वर्ड से पुकारते हैं। क्या बोलते हैं, पोलिक जोन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, नंबर ऑफ एक्सिस और रेस, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। अब कौन कौन से इसके टाइप हैं भाई, देखते हैं मोनिक जोन ट्राइक जोन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ये आ गया आपका अगला स्लाइड, देखिए ये है मोनिक जोन। क्या है, मोनिक जोन। नंबर 1 मोनिक जोन, आप लोग हेडिंग डालेंगे और साथ में लिखेंगे, दीज आर फॉर्म्ड बाय ग्रोथ अलोंग वन एक्सिस, अलोंग वन एक्सिस। दीज मे बी स्ट्रेट, निडल लाइक और रोड लाइक और कर्व्ड। मतलब कई बार मैंने देखो कल वाला जो लेक्चर था मैंने इस तरीके से बनाया था, क्योंकि ये कर्व्ड होते हैं। क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं, और स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ये पॉइंटेड भी होते हैं। कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। देयर एंड्स में बी पॉइंटेड, नोब्ड और हुक्ड। दे आर ऑफ 2 काइंड्स। तो मोनिक जोन को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड किए। मेन फीचर क्या है समझ लीजिए,
These are found by growth along one axis. सिंपल एक देखो, एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा, ग्रोथ करेगा, इसके आसपास जो है कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका डिपॉजिट हो जाएगा. These may be straight, needle like, rod like और curved. ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं, निडल लाइक, और कर्व भी हो सकते हैं, ठीक है, रोड लाइक हो सकते हैं. देयर एंड मे बी पॉइंटेड, नोब्ड और हुक्ड. दो जो टाइप हैं इनके, पहला है मोनेक्टिनल, मोनेक्टिनल इन विच ग्रोथ टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली. मतलब ये यहां से स्टार्ट होगा, सिर्फ इधर को जाएगा. और सेकंड जो है ये है डायरेक्टिनल इन विच ग्रोथ अकर्स इन बोथ डायरेक्शन. मतलब यहां से स्टार्ट होगा, है सिंगल ही, लेकिन ये दोनों ओर जाएगा. मतलब यहां से इधर भी गया और इधर भी गया, तो है तो पूरा सिंगल ही, एक ही है ना. इसीलिए इसको बोलना चाहिए था डायक जोन. क्या बोलना चाहिए था? डायक जोन. लेकिन ये सिंगल ही लगता है ना. देखो, एक पॉइंट से जो एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, इसको हम मोनिक जोन बोलते. लेकिन यहीं से ऊपर गया और इसी पॉइंट से नीचे भी ग्रोथ कर गया, तो इसको डायक जोन बोलना चाहिए था. लेकिन डायक जोन इसको हम नहीं बोलते हैं, इसीलिए टू वाले का नाम मिस है, क्योंकि टू वाले को भी हम सिंगल ही मानते हैं, क्योंकि बीच में पॉइंट है ना, तो इसको स्ट्रेट एक ही माना जाता है जनरली. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मोनिक जोन के अंतर्गत ही रखते हैं. तो डायरेक्टिनल जो है, इन विच ग्रोथ अकर्स इन बोथ डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट से शुरू होकर ऊपर और नीचे दोनों ओर होगा. मोनिक जोन आर बोथ कैल्केरियस एंड सिलिशियस टाइप. तो मोनिक जोन जो है वो कैल्केरियस भी हो सकते हैं और सिलिशियस भी हो सकते हैं. इससे क्या हमको पता चलता है कि कैल्केरिया क्लास जो है उसमें भी मोनिक जोन हो सकते हैं और हेक्जेक्टिनेलिडा में भी मोनिक जोन स्पिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. अगला आपका जो है पार्ट वो है टेट्रैक जोन. क्या है? टेट्रैक जोन. These spicules are with 4 rays. ठीक है, वो तो टेट्रा से ही पता चलता है. Each pointing in a different direction. Usually one of the 4 rays is elongated, giving the appearance of a crown of 3 rays. Crown of 3 rays. यहाँ पे दो है. बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट पोरीफेरा लिखा हुआ है, इससे आप लोग घबराना मत, ठीक है. ये आपके थर्ड ईयर का ही सिलेबस है, डोंट वरी, यहाँ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. आप ही का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, थर्ड ईयर का ही है, 5th सेमेस्टर का. सच स्पिक्यूल्स आर टर्म्ड ट्राइनिन्स. ट्राइन्स क्या बोलते हैं इसको? ट्राइन्स. हाउएवर व्हेन ऑल द रेज एंड इक्वल द स्पिक्यूल इज टर्म्ड द कैलथ्रोप्स. क्या बोलते हैं? कैलथ्रोप्स. अगर सबके सब स्पिक्यूल क्या हुए? इक्वल हुए, ठीक है. रेज आर इक्वल, द स्पिक्यूल इज टर्म्ड कैलथ्रोप्स. व्हेन ऑल द 4 रेज persist, the tetrarch zone is also termed as tetraradiate और quadriradiate. भाई क्वाड्री मतलब 4 के लिए ही क्वाड यूज किया जाता है. However, when one of the 4 rays is lost, the spicule becomes triradiate, which is characteristic of calcareous sponges. If the elongated rays bears a disc at both ends, it is called an amphidisc. इसको क्या बोलेंगे? एम्फीडिस्क बोला जाता है. अब बात करते हैं हम ट्राइक जोन की, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. These spicules are with typically 3 axes. ट्राई मीन्स 3 होता है, तो 3 एक्सिस होंगे. that cross one another at right angles to produce 6 rays. It is thus hexagonal. Trike zones are characteristic of glass sponges only. ग्लास स्पॉन्जेस में कौन सा आता है आपका? ग्लास स्पॉन्जेस में जैसे कि आपका यूप्लेक्टेला आता है. क्या आता है? यूप्लेक्टेला. यूप्लेक्टेला जानते हो? तो यूप्लेक्टेला जो होता है उसको ग्लास स्पॉन्ज भी बोला जाता है. तो उसमें भी ये इस टाइप का देखने को मिलेगा. यूप्लेक्टेला, ठीक है. इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्लास स्पॉन्ज. ये कॉमन नेम भी पूछ लिए जाते हैं. जैसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा होता है ना? फ्रेश वाटर
स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज आपका कौन सा है? स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। इस तरीके से कॉमन नेम भी याद कर लेना है आपको, यूप्लेक्टेला ग्लास स्पॉन्ज। अब बात करते हैं पोलिक जोन की, जिसमें मोर देन 4 प्रेजेंट होते हैं रेज। These are spicules with several equal rays radiating from a central point। मतलब ये सेंट्रल पॉइंट है, इससे कई सारे रेज इस तरीके से निकली हुई है, तो उसको पोलिक जोन बोलेंगे। दे मे बी ग्रुप्ड, ग्रुप में हो सकती है, टू गिव बर और स्टार लाइक अपीयरेंस। पोलिक जोन आर कॉमन अमंग माइक्रोस्केलर्स, मतलब छोटे वाले जो होते हैं, छुटके वाले, उसमें मेनली यही होते हैं। तो भैया स्केलेटन बनाया जा रहा है, तो जैसे हमारे अंदर हड्डियां पसलियां ये सब बिखरी हुई है, चारों बिखरी नहीं, मतलब एक प्रॉपर अरेंज में है, अरेंजमेंट में, लेकिन इसी तरीके से जो है उतना ज्यादा अरेंजमेंट अभी तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है पोरीफेरा। तो स्केलेटन बनाने के लिए इस तरीके से, अब इसके बीच में कोई भी मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो मिल ही जाएगी ना, मिल जाएगी ना इस तरीके से, तो एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग कॉलम के जैसे काम करेंगे, समझे? तो इसका बनता है आपका स्केलेटन। चलिए थोड़ा सा आगे और बात करते हैं हम, थोड़ा डायग्राम भी शायद स्लाइड में होगा, अभी आपको दिखा देंगे, ठीक है? अब बात करते हैं थोड़ा सा डेवलपमेंट की, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल, स्पिक्यूल कैसे डेवलप होते हैं। कैलकेरियस स्पिक्यूल आर सेक्रेटेड बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड स्क्लेरोसाइट डिराइव फ्रॉम स्क्लेरोब्लास्ट, ठीक है? तो स्क्लेरोब्लास्ट वही स्क्लेरोब्लास्ट जिसमें सेल्स होती हैं, स्क्लेरोसाइट, या इसी को हम अमीबोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट। तो उन्हीं से इनका सेक्रेशन होता है, स्रावित की जाती है। अमोनिक जोन स्पिक्यूल और ईच रे ऑफ ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल इज सेक्रेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ 2 स्क्लेरोसाइट्स, वन एक्टिंग एज अ थिकनर सेल एंड द अदर इज द फाउंडर सेल। मतलब 2 सेल आपस में मिलकर फिर इनका क्या करेगी? सिक्रेशन करती है। पहली सेल थिकनर सेल के जैसे काम करेगी और दूसरी फाउंडर सेल के जैसे। अब बाइन्यूक्लिएट स्क्लेरोब्लास्ट इज बिलीव टू गिव राइज टू दीज सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पिक्यूल्स begins as a deposition of particles of calcium carbonate between 2 nuclei. The particle grow drawing apart first the 2 nuclei and then the 2 sclerocytes. Thickener cells lays down additional layers of calcium carbonate adding to the thickness of spicule. When spicule is fully formed, both the cells wander into mesenchyme. मतलब हाँ समझिए अच्छे से, दोनों ओर से बनाया जा रहा है 2 सेल्स से, ठीक है? तो ये जो बनता है भाई आपका, ये 2 आपके एक पॉइंट से इस तरीके से बन गए, ठीक है? तो बिटवीन 2 स्पिक्यूल मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है? मेसेनकाइम जो होता है ये इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्लेरोब्लास्ट सिक्रेटिंग अ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स is called calcoblast, while that producing a siliceous monic zone is called silicoblast, ठीक है? तो जो आपका स्क्लेरोब्लास्ट है इसको आप 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हो। अगर वो कैलकेरियस बना रहा है स्पिक्यूल तो उसको कैल्कोब्लास्ट बोल दोगे, ठीक है? और अगर सिलिशियस मोनिक जोन सिलिशियस बना रहा है स्पिक्यूल तो उसको आप सिलिकोब्लास्ट बोल दोगे। तो स्क्लेरोब्लास्ट को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है? बिटवीन 2 स्पिक्यूल्स मेसेनकाइम इज प्रेजेंट, ठीक है? तो मेसेनकाइम्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो आई होप आपको इसके बारे में, स्पिक्यूल के बारे में अगर लिखने को आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं स्पंज जिम्यूल की। किसकी? स्पंज जिम्यूल, ठीक है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द स्पंज जिम्यूल, तो इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? स्पंज जिम्यूल क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके थ्रू होता है, एक प्रकार का बड होता है। क्या होता है? बड। जैसे आप लोग गामा बड पढ़े थे ना, जामा बड, गेमा कप जिसको बोलते हो, गेमा बड, मार्केंसिया में, याद नहीं आपको? लिवर वर्ट में जब हम मार्केंसिया रिक्सिया पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़ा था? गेमा बड,
गेमा कप के अंदर गेमा बड होती थी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती थी। उसी तरीके से स्पंज में जिम्यूल होते हैं, इसको हम जामा बड बोलेंगे। जेमा बड यहाँ भी बोला जाता है ना, देखो ये लिखा है जिम्यूल्स को क्या बोलते हैं, जेमा बड। तो एक प्रकार का मुकुल होता है। All fresh water and some marine sponges have a regular mode of asexual reproduction by internal buds called gemmules और gamma bud, जेमा बड क्या बोलते हैं, जेमा बड्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल फ्रेश वाटर, जितने भी फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं इंक्लूडिंग स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला ये बहुत फेमस है, ठीक है। स्पॉन्जिला ये फ्रेश वाटर स्पंज होता है। मेनली तो आपको पता है 99.9% तो मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं स्पॉन्जेस। 0.1% में आते हैं आपके फ्रेश वाटर। तो जितने भी फ्रेश वाटर वाले हैं उनमें सब में जिम्यूल के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर होगा, समझे। और दूसरी बात, जो मैराइन है उनमें से कुछ ऐसे मैराइन स्पॉन्जेस हैं जिसमें ये पाया जाएगा। यहाँ जो ये जेमा बड है, जिम्यूल्स, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, जैसे हम लोग पढ़ते थे गामा बड, गेमा बड, या इसके अलावा हम ईस्ट में बड पढ़े। क्या ईस्ट में इस तरीके से छोटा सा बड बनता है, ईस्ट में बनता है ना, ये यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और ईस्ट में बड बनता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये बड जो है वो लार्ज होता चला जाता है और फिर क्या होता है, ये अलग हो जाता है। क्या होता है, अलग हो जाता है। ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है और फिर ये दो ईस्ट बन जाते हैं, है ना। तो ये बड जो है ये देखिए बाहर बनना है, अंदर नहीं बनना है। लेकिन ये बड इंटरनल बड है। कैसा इंटरनल, मतलब मान लीजिए ये आपका कोई एक स्पॉन्ज है, क्या है, स्पॉन्ज। तो इस स्पॉन्ज के अंदर ही ये डेवलप होगा। जो बाहर से ये बड बन रहा था, ठीक है, ये दूसरा बड है, समझे। ये डायरेक्ट यहां से बन के डिटेच हो जाए और ये नया स्पॉन्ज बना सकता है। लेकिन ये जो आपका जिम्यूल है ये इसके अंदर ही बनता है। और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं जिम्यूल। कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। हो सकता है आपके प्रैक्टिकल में स्पंज जिम्यूल हो तो प्रॉपर इसकी स्टेनिंग करनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी, स्टेनिंग। स्टेनिंग के बाद ही आप देख पाओगे। और इसका जो स्टेनिंग प्रोसीजर होता है ना, प्रोसीजर काफी लॉन्ग होता है, कम से कम 10 स्टेप होते हैं। क्योंकि मैंने तो किया है ना लेबोरेटरी में, लेकिन जब फाइनली दिखता है तो बड़ा सुंदर दिखता है। जब आप देखोगे स्पंज जिम्यूल को तो बहुत ही अच्छा दिखता है, समझे। आपके दो जो है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। आप देखना प्रैक्टिकल वाले सिलेबस में अगर होगा तो इस पे जरूर क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल में। एक तो आपका स्पंज जिम्यूल हो गया, ठीक है, स्पंज जिम्यूल। और दूसरा आपका ओबेलिया, क्या है, ओबेलिया, ठीक है। ओबेलिया आप किसमें पढ़ोगे, ओबेलिया पढ़ोगे सीलेंट रेट में। किसमें, सीलेंट रेटा में आपको पढ़ना पड़ेगा ओबेलिया। तो ओबेलिया और स्पंज जिम्यूल, इसकी स्टेनिंग प्रोसीजर लगभग 9 to 10 स्टेप होते हैं और थोड़ा टफ होता है। लगभग टाइम भी 20 to 30 मिनट लगेगा इसमें, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट के, 2 मिनट के, 4 मिनट के इस तरीके से स्टेप रहते हैं आपके। कई सारे इसमें केमिकल्स डालने पड़ते हैं, स्टेनिंग करनी पड़ती है। तो ये इंटरनल बड है, माइक्रोस्कोपिक, छोटा सा होता है, ठीक है। और आपके आगे हम बताएंगे फर्दर, जैसे जैसे सिलेबस में मूव करेंगे आगे, तो हर यूनिट में जो भी प्रैक्टिकल से संबंधित होगा मैं बताता चलूंगा, ठीक है, जिससे आप उसको थोड़ा तैयार कर लेंगे। Which eventually detach, मतलब ये इस तरीके से जिम्यूल लगा है, eventually detach हो जाएगा and develop into new individuals। फिर से एक बार पढ़िए डिफिनेशन, all fresh water and some marine, total marine नहीं, sponges have a regular mode of asexual reproduction by internal buds called gemmules, which eventually detach and develop into new individuals. These enable to sponges to tide over unfavorable conditions such as excessive cold or drought। मतलब जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तब जो है स्पॉन्जेस को जिंदा रखने के लिए, उनकी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है कौन, स्पंज जिम्यूल। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है। यहाँ पे देखिए ये स्पंज जिम्यूल बनाया गया है, ये आपको डायग्रामेटिक दिखाया गया है। आपका एनिमेशन का एक वीडियो में लगाया होता है इसमें,
अटैच किया होता तो आपको और मजा आता देख के। हालांकि आप एक बार नेट पे सर्च करना, ठीक है, गूगल करना, गूगली से बोलना स्पंज जेम्यूल, तो वहां पे आपको दिखाएगा बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक व्यू देखना, स्लाइड देखना, बहुत अच्छा डायग्राम दिखेगा, ठीक। या मैं ही एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, जितने भी आपके ओबेलिया और ये हैं सबके स्टेनिंग प्रोसीजर सहित शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, देख लेना। तो ये स्पॉन्ज जेम्यूल है। यहाँ पे देखिए, इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल्स टेक्स प्लेस बाय एग्रीगेशन ऑफ आर्कियोसाइट। ये अब देखिए, ये नई सेल्स इंट्रोड्यूस हुई आर्कियोसाइट्स। याद करते जाइए क्योंकि आपसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी सेल स्पॉन्ज में पाई जाती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से कौन कौन आप पढ़ चुके हो? पहले तो पिनेकोसाइट, फिर आपने क्या पढ़ा कोइनोसाइट, है ना, कल पढ़ाया था पिनेकोसाइट कोइनोसाइट। फिर आपकी कौन सी आई? स्क्लेरोसाइट। कौन सी? स्क्लेरोसाइट, जो कि स्पिक्यूल बनाती। अब यहाँ पे नई सेल इंट्रोड्यूस हो रही जिसको क्या बोलते हैं? आर्कियोसाइट। क्या बोलते हैं? आर्कियोसाइट। इसी स्क्लेरोसाइट को अमीबोसाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमीबोसाइट, ठीक है। तो ये सेल याद रखना आपको, कौन कौन सी सेल क्या काम करती है, समझे। तो यहाँ पे जो है जेम्यूल का फॉर्मेशन जो होता है कैसे होता है? aggregation of archaeocyte rich in food reserves, a columnar layer of amoebocytes encircling the central mass of archaeocytes secretes a thick hard chitinous inner and a thin outer membrane. Meantime, scleroblast of the sponge secretes siliceous spicules, monexone or amphidisc, which are laid radially between the two membranes. Later the columnar cells, trophocytes and the scleroblast depart. अब देखिए, ये जो आपके जेम्यूल हैं इसमें भी आपके स्पिक्यूल प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यही जेम्यूल आगे चलकर क्या बनाएगा? पूरा कंप्लीट एक स्पॉन्ज बना के तैयार करेगा। तो उस स्पॉन्ज में भी तो स्केलेटन सिस्टम होगा, तो यहाँ पे भी आपको जो स्क्लेरोब्लास्ट है इसका काम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें भी क्या होंगे? स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। A full grow gemule is a small hard ball consisting of an internal mass of food-laden archaeocytes surrounded by a resistant chitinous covering or capsule made of two membranes and usually pierced at one end by the micropyle. अब यहाँ पे समझिए, ये ग्लोबुलर होता है, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, आप समझिए। छोटा सा माइक्रोस्कोपिक, इस तरीके से मटका जानते हैं ना आप लोग, मटका, ये मटके की तरह होता है। क्या होता है? मटके की तरह। इसमें जो छोटा सा ये ओपनिंग है, एक ओपनिंग जो दिख रही है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोला जाता है। इस तरीके से छोटी सी एक ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोला जाता है, ठीक है, ये जो ओपनिंग है। इसके अंदर आर्कियोसाइट सेल्स होती है। क्या होती हैं? आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं, जो कि फूड रिजर्व से भरी होती है, मतलब भर का इसमें फूड भरा होता है। और इसमें इस तरीके से आपको बहुत सारे स्पिक्यूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मोनेक्सोन स्पिक्यूल इसमें बहुत सारे होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक, और स्मॉल होता है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इसके बाहर की जो कवरिंग मैंने बनाई है ये काफी टफ होती है, रेसिस्टेंट होती है, ठीक, काफी प्रतिरोधी होती है, क्योंकि वह अनफेवरेबल कंडीशन में जो भी स्पोर्स बनते हैं किसी भी स्पीसीज में, समझ रहे हो, चाहे अमीबा हो या फंजाई हो, एल्गी हो, प्लांट में बने, कहीं भी बने, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन में पीढ़ी को या आगे की संतानों को बचाने के लिए जब कोई उपाय किया जाता है, तो उसमें जो कवरिंग होती है, सिस्ट जो होता है, सिस्ट मतलब जानते हो, पुटी जिसको बोलते हैं, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है काफी कठोर होता है, काफी रेसिस्टेंट होता है कंडीशन के प्रति, समझे। तो एक काइटिनस कवरिंग होती है, या इसको कैप्सूल भी बोल सकते हो, और मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स एंड यूजुअली पेयर्ड एट वन एंड
बाय द माइक्रोपाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आके यहाँ पे छोटा सा छिद्र एक रह जाता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। द प्रोटेक्टिव एनवेलप, वही जो कवर है, में बी स्ट्रेंथेड विद सिलिशियस एम्फीडिस्क स्पिक्यूल्स और बाय मोनिक जोन स्पिक्यूल्स। मेनली आपको मोनिक, ये याद रखना है क्योंकि इसमें मोनिक जोन ही मिलते हैं। मैंने सभी सिंगल सिंगल स्पिक्यूल्स बनाए। ठीक, तो जो बाहरी वाल है, ये जो स्पिक्यूल्स हैं वाल में मिलेंगे सिर्फ। फिर से समझिए, ये मटका है, घड़ा, घड़े के अंदर वाली जो जगह है कैविटी, गुहा, उसमें क्या होती है, आर्कियोसाइट सेल भरी होती है। क्या होती है, आर्कियोसाइट सेल। वही आगे चलकर क्या बनाएंगे, अलग अलग टाइप की सेल्स में डिवाइड होंगी, क्योंकि यही सेल डिवीजन करके बहुत सारी सेल बनाएंगी। और मैंने आपको बोला था कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर लेवल का है, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल आपस में टिश्यू तो नहीं बना रहे, लेकिन लेवल ऑफ डिवीजन मिलता है। ठीक है, श्रम विभाजन मिलेगा। तो आर्कियोसाइट सेल जो फूड से भरी हुई अंदर प्रेजेंट है, एक मटके के अंदर वाली, जिसमें हम पानी भरते हैं मटके में, ठीक है, लोटे के अंदर, उस वाली गुहा में। लेकिन जो मटके की कवरिंग है, उस कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं क्या, स्पिक्यूल। ठीक है, समझ रहे हो ना, उसकी स्ट्रेंथ के लिए। तो उसमें मोनिक जोन स्पिक्यूल होंगे। आप 3D में समझिए इसको, 3 डायमेंशन में समझिए। जो परत है इसके चारों ओर की, जो मिट्टी से बना हुआ मटका है, तो जो लेयर है उसकी मिट्टी की जिससे बनाया गया है, तो उसमें स्ट्रेंथ के लिए उसमें मान लीजिए रॉड डाल दी गई है। चारों ओर क्या डाल दी गई, रॉड, ताकि वो मजबूत रहे। और अंदर आर्कियोसाइट सेल्स होती, वही आगे डिवाइड करके अलग अलग टाइप की सेल्स बनाएंगी और उनमें लेवल ऑफ डिवीजन, श्रम विभाजन हो जाएगा। तो अपना अपना काम करने के लिए वो अपना अपना फंक्शन करेगी। जैसे जैसे डेवलप करेगा तो उसमें एक कैविटी बन जाएगी और छोटे छोटे पोर बन जाएंगे, और ये पूरा का पूरा क्या बना के तैयार करेगी, एक स्पंज का फॉर्मेशन करेगी। तो उसमें एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, इसको याद रखना। इन ऑटम द फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फूड scarcity, they and disintegrate, leaving behind a large number of gemmules which remain inert throughout the winter. As the body of the parent decays, decay मतलब क्षय हो जाती है ना, टूट जाती। डीके मतलब समझते हो ना, डीके जैसे टीथ डीके होते हैं ना, टूथ जो होते हैं ना, डीके हो जाते हैं, क्षय होने लगता है। इसी तरीके से डीके मतलब टूटना। ठीक है, ब्रेकिंग। तो पूरा पार्ट जो है पेरेंट बॉडी डीके हो जाती है। द जिम्यूल्स आर सेट फ्री एंड दीज आइदर सिंक टू द बॉटम और सिंपली फ्लोट अवे। मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो जो पेरेंट बॉडी होती है वो डीके हो जाती है, सड़ने लगती, ब्रेक हो जाती है, और जिम्यूल ही सहारा बचता है आगे के लिए। इन अप्रैल और मई when condition again becomes suitable, है ना, ये समस्याएं जो है वो कोल्ड में ही रहती है ज्यादातर। इन अप्रैल एंड मई when condition again become suitable, the gemmules begin to hatch. Their living contents escape through the micropiles and develop into new sponges. These produce ova and spermatozoa and give rise to a summer generation of sponges, which in turn die away in autumn, leaving behind the gemmules. The life history of such sponges thus illustrates alternation of generation. तो जैसे ही भाई इनके लिए मई अप्रैल स्टार्ट होगा, अप्रैल मई से इनके लिए फिर से सुटेबल कंडीशन आ जाएगी, तो जिम्यूल के अंदर जो मटेरियल है वो डिवाइड करेगा ना सेल्स, और क्या बनाएंगी, अलग अलग टाइप की सेल्स बनाएंगी और ओवा और स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करेंगी। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म, और ओवा मतलब अंडाणु और शुक्राणु, और वो फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे, नए स्पंज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और लेवल ऑफ डिवीजन हो जाएगा सेल्स का। जो जाइगोट आगे जब डेवलप करेगा तो अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करने लगेंगे, अपना श्रम विभाजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है, पीढ़ी एकांतरण इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण। इसका मतलब क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पंज जिम्यूल कैसा है, स्पंज जिम्यूल जो है
जेम्यूल, ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बर्ड है, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बर्ड है ना। अब ये क्या करेगी, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, इट्स प्रोड्यूसेस ओवा एंड स्पर्म्स। अब ये ओवा और स्पर्म क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा इसमें, फर्टिलाइजेशन। भाई यही ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ओवा और स्पर्म बनेंगे जो कि फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन को हम निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन जो है, इसके बाद में क्या बनेगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, युग्मनज बनेगा, और इससे डेवलप होके, ठीक है, डिवीजन होगा, प्रॉपर डिवाइड करके क्या बनाएगा, न्यू स्पंज बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पंज बनाएगा। और जब फिर से स्पंज के साथ अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, क्या आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, तब ये क्या करेगा, फिर से स्पंज जेम्यूल बनाएगा, स्पंज जेम्यूल का फॉर्मेशन करेगा, वही स्पंज बड बनाएगा। और फिर से इस बड में क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन तक। देखो अनफेवरेबल कंडीशन जब तक रहेगी, स्पंज जेम्यूल चुपचाप पड़ा रहेगा, और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, गर्मियों का महीना आएगा, ये फिर से ओवा स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फर्टिलाइज करेगा, जायगोट बनाएगा, डिवाइड करके स्पंज बनेगी। फिर से अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तब तक ठंडी आ गई, जब तक इतना प्रोसेस चला, फिर से क्या करेगा, जो मेन स्पंज है ये स्पर्म जेम्यूल बना के छोड़ देगा, और क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा, इसका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण, एसेक्सुअल से सेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल से एसेक्सुअल, इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो ये हम आज बात किए हैं दो टॉपिक पे। पहला जो है आपका स्पिक्यूल हो गया है, क्या हो गया, स्पिक्यूल्स एंड स्पंज जेम्यूल। ठीक है, अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम कोशिश करेंगे साइकोन के बारे में पढ़ने को। इसको साइकोन, ठीक है, साइकोन पढ़ेंगे, एंड कैनाल सिस्टम को भी पढ़ लेंगे। किसको, कैनाल सिस्टम। ठीक, तो अगले लेक्चर में साइकोन और कैनाल सिस्टम खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे जो लेक्चर नंबर 3 रहेगा उसी में कंप्लीट पोरीफेरा आपका हो जाए। और फिर आगे हम बात करेंगे सीलेंट डेटा की, सीलेंट डेटा। ठीक है, तो सीलेंट डेटा को भी जल्दी ही खत्म करेंगे, तो आप लोग परेशान मत होइए। इस बार जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, और एकदम मन से पढ़ाऊंगा, पूरे मन से कंप्लीट सिलेबस डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए। कोई भी दिक्कत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।